भी मेरे टीचर्स जब सुनते हैं, जो टीचर्स को पता नहीं है, तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि विशाल धाकड़ आईएएस कैसे बन ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। तो वो चीज़ है। मैंने 2019 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया, 20 में अपना दूसरा और 21 में तीसरा। पहले अटैम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, बट मेंस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे और इंटरव्यू में भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। कि मैं जिम तब जाऊंगा जब मैं यूपीएससी पास कर लूँगा, मैं शादी तब करूँगा जब मैं यूपीएससी पास कर लूँगा, मैं खुश तब रहूँगा तब मैं यूपीएससी पास कर लूँगा। और लाइफ में हमेशा खुश रहिए, अपने आप को केवल सिविल सर्विसेज के बेसिस पे जज मत कीजिए। जैसे अगर आज मुझे मूवी देखनी है और मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने का, मुझे मन कर रहा है मूवी देखने का, तो मैं एक टारगेट सेट करता था कि मैं मूवी तभी देखूंगा तब मैं ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा लक्ष्मीकांत की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वराज आईएएस में आपका स्वागत है। स्वराज आईएएस एक ऐसी उम्मीद जो आपके सफ़र में हम सफ़र बनी हुई है। आज बात करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम की। ऐसी एग्ज़ाम जो 10 लाख लोग लिखते हैं पर कुछ चंद लोगों के ही सपने पूरे कर पाती है। आज मिलेंगे एक ऐसे हस्ती से जिन्होंने ना केवल इस सपने को पा लिया है पर एक कड़ी तपस्या से इस मुकाम को हासिल कर पाए। ऑल इंडिया रैंक 39 फ्रॉम सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 मिस्टर विशाल धाकड़। तो धाकड़ सर, क्या फीलिंग है? अभी सिलेक्शन हुआ है जस्ट, तो ये फीलिंग आप कैसे बताना चाहोगे? क्योंकि हमारे एस्पायरेंट्स जो दिन रात एक करते हैं इस फीलिंग को प्राप्त करने के लिए, तो आपकी क्या राय है इस पे? मुझे जो फील आया इस एग्ज़ाम को क्रैक करके, ऑल इंडिया रैंक 39 हासिल करके, वो फील खुशी इस बात की थी कि जो एक विशियस साइकिल रहती है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहना, आप उससे बाहर आ जाते हो। तो मेन खुशी मुझे जो पर्सनली हुई वो इस चीज़ की हुई कि मैं अपनी लाइफ में अब कुछ और कर सकता हूँ। मतलब मेरी कुछ हॉबीज़ हैं, कुछ इंटरेस्ट हैं, उनको भी परस्यू कर सकता हूँ। और बार बार जब आप एक सेम ही चीज़ पढ़ते हैं, सेम ही प्रोसेस में कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैं 3-4 साल रहा, तो उसके बाद आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सेम ही मटेरियल पढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है। तो उससे बाहर निकलना एक खुशी की बात थी। और फिर हमारे समाज में, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे मुझे खुशी लोग ही दे रहे हैं कि या तू आईएएस बन गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सब। पर्सनली मुझे तो तब ही फील होगा जब मैं फील्ड पे काम करूँगा एज एन आईएएस ऑफिसर बन के, लोगों के बीच में काम करूँगा, जब मुझे अपनी पोस्ट मिल जाएगी या इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाएगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो मुझे लगता है तब ही मैं महसूस कर पाऊँगा कि बीइंग एन आईएएस ऑफिसर क्या होता है। अभी तो लोग ही फील करा रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस लूप से बाहर आ गया हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये तो हुई आपकी आईएएस की कहानी, पर मुझे शुरू से सुनना है कि कैसी थी आपकी कहानी, कहाँ पे थी, कहाँ पे जन्म हुआ है आपका, तो आपकी कहानी क्या थी, कैसे शुरू हुई ये? मैं गुना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से आता हूँ, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में है। मालवा और चंबल रीजन की जो बाउंड्री है वहाँ पे है। मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय गुना से की है, जो कि 2015 में कंप्लीट हुई। और मैंने अपनी स्कूलिंग के समय ही, जब मैं 12th क्लास में था, तो ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। रीज़न्स कुछ पर्सनल भी थे, कुछ ऐसे भी थे कि मेरा 11th-12th में बायो सब्जेक्ट था। जब स्ट्रीम चूज़ करने की बात आती है तो बायो लिया था। उस समय मैं सोचता था कि डॉक्टर बनूंगा 11th क्लास में, लेकिन फिर 12th क्लास तक मुझे लगा कि मैं शायद डॉक्टर के लिए नहीं बनाऊं, क्योंकि वो हॉस्पिटल और पेशेंट से डील करना मेरा उस तरीके का नेचर नहीं है। या फिर दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं सोसाइटी के लिए बीइंग एन आईएएस ऑफिसर कर सकता हूँ, जो रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और सोशल प्रेस्टीज या फिर एक्सेप्टेंस सोसाइटी एक आईएएस ऑफिसर को देती है, वो किसी और रोज़गार या किसी और जॉब में नहीं है। फिर ये भी है कि मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, सो एक अर्बन एरिया में आईएएस ऑफिसर की उतनी भूमिका नहीं रहती या लोग उसको उतना नहीं पूछते। लेकिन रूरल एरियाज़ में जब आप देखेंगे तो आईएएस ऑफिसर अगर थोड़ा भी काम कर दे, मिड डे मील में सुधार कर दे, कोई सड़क के लिए प्रपोजल दे दे, या फिर एक बार विलेज विज़िट करके ही पंचायत ऑफिसर या उन सबको एक क्लास ले ले उनकी कि आप सही से काम कर रहे हैं या नहीं, तो लोग उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। ये कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने 12th में डिसाइड किया
क्योंकि तब एक समझ आने लगती है जब आप 16-17 साल से ऊपर के हो जाते हो। उसके बाद मैंने ये भी देखा 12th क्लास में कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो कि चूज़ करना पड़ता है, उसका 2 पेपर होते हैं 250-250 मार्क्स के। सो आई डिसाइडेड कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल काफ़ी एक ऐसा ऑप्शनल है जो जीएस से भी ओवरलैप होता है, और मुझे कहीं ऐसा लगता था कि मैं शायद इसमें अच्छा स्कोर कर पाऊँ। सो इन 12th क्लास ओनली आई डिसाइडेड कि मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करूँगा इफ़ पॉसिबल हुआ। सो मैंने काफ़ी मेहनत की और 12th क्लास में मेरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में की दयाल सिंह कॉलेज से, जो कि 2018 में कंप्लीट हुई। और साथ ही में मैंने 2016-17 से ही प्रिपरेशन भी अच्छे से स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि एनसीईआरटीज़ पढ़ना या उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स को देखना पढ़ना। फिर मैंने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद एक मेरे पास ऑप्शन था कि घर बैठे या कोचिंग करके तैयारी करना, एक था कि एमए भी करते रहना और तैयारी भी। तो मैंने एमए करने के साथ साथ तैयारी करना बेहतर समझा और मैंने 2019 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया, 20 में अपना दूसरा और 21 में तीसरा। पहले अटैम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, बट मेंस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे और इंटरव्यू में भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। दूसरे अटैम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज क्लियर की और ऑल इंडिया रैंक 579 हासिल की। तीसरे अटैम्प्ट में मुझे ऐसा, क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट के बाद भी मेरा सिलेक्शन हो ही गया था, लेकिन मेरा हमेशा से लक्ष्य एक आईएएस ऑफिसर बनना था। सो मैं वहाँ रुका नहीं, मैंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि लवासना में जो लोगों का एक सपना रहता है कि लवासना जाना, क्योंकि मेरे प्रायोरिटीज़ जीवन में कुछ अलग थी कि मुझे आईएएस ही बनना था, लवासना जाना प्रायोरिटी नहीं थी। इसलिए मैंने ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि दोबारा अटैम्प्ट दे रहा हूँ, लवासना नहीं गया, दोबारा मेंस दिया, मेंस क्लियर हुआ। मेंस में काफ़ी मेहनत की, जो अपनी वीकनेसेस थी उनको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई किया थर्ड अटैम्प्ट में, और काफ़ी अच्छे मेंस में मार्क्स आए। साथ ही में इंटरव्यू में जो 2 बार से कमियां रह रही थी वो तीसरी बार सुधारी और इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आए 188, और फाइनली मेरी ऑल इंडिया रैंक 39 आई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने बताया कि आप एक रूरल बैकग्राउंड से हो, तो आपके गांव के बारे में कुछ बताइए। कैसा है आपका गांव, कैसी थी आपकी स्कूलिंग, कैसे थे केंद्रीय विद्यालय, वहाँ का कोई किस्सा अगर आपको याद आया, पर्टिकुलरली कुछ बताना चाहते हो आप हमारे एस्पायरेंट्स के लिए? मैं रूरल कम अर्बन बैकग्राउंड से आता हूँ, मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है, हम गांव में ही रहते हैं सारी जॉइंट फैमिली, लेकिन मेरे फादर एक मोटर मैकेनिक कम फार्मर है। हम जब मैं छोटा ही था तो मेरे फादर शहर आ गए थे मोटर मैकेनिक का काम करने, जैसे जिसमें एग्रीकल्चर की जो मोटर्स रहती हैं जो पानी फेंकती हैं फील्ड में, उनको सही करते थे। तो इसलिए फिर मेरी शिक्षा शहर से ही हुई, केंद्रीय विद्यालय गांव में तो नहीं था, शहर में ही था। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा हम गांव वगैरह जाते, तो वहाँ देखा गांव के कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हम सब जानते हैं, जैसे स्टीरियोटाइप या सोशल ऑर्थोडॉक्सी, ये सारी चीज़ें अभी भी प्रिवलेंट होती हैं। लड़कियों को उतना इक्वालिटी ना देना, पानी भरने जाना उनको या फिर खाना बनवाना। और अच्छी बात ये है कि आपको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है, सोशल जो एक फैमिली वैल्यूज़ हैं वो आपको गांव में देखने की मिलती हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं लोग। तो ये सब था गांव से जो सीखा अच्छी चीज़ें। और मेरे फादर और या मेरे पेरेंट्स आप कह लो तो काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, भले इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरी सिस्टर्स को भी उन्होंने पढ़ाया, मुझे भी उतनी इक्वालिटी के साथ पढ़ाया। सो वो सब रहा। स्कूल का अगर किस्से की बात करें तो स्कूल में मैं एक काफ़ी शरारती छात्र था, मतलब कि उतना कभी स्कूल में सोचा नहीं था कि इतने सिंसियर डिसिप्लिन तरीके से रहेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे। काफ़ी शिकायतें आती थी टीचर्स का, मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मैं हमेशा पेरेंट्स मीटिंग में बहुत डरता था कि पापा ना आ जाएं। तो वो सीन होता था कि मैं पेरेंट्स मीटिंग में कभी पेरेंट्स को बताता नहीं था कि आज जाना है, क्योंकि पढ़ाई में मैं ठीक था हमेशा से, लेकिन बाकी चीज़ों में शरारत काफ़ी करता था। तो वो चीज़ें थी, इसलिए आज भी मेरे टीचर्स जब सुनते हैं, जो टीचर्स को पता नहीं है, तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि विशाल धाकड़ आईएएस कैसे बन ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। तो वो चीज़ है। अभी घर पे माहौल कैसा है, क्या करते हैं, पिताजी क्या कहते हैं, माताजी क्या कहती है, सिस्टर कैसी है?
अभी घर पे माहौल काफ़ी सही है, क्योंकि जब मैं कोविड के बाद से 2020 से लगभग घर से ही दोनों मेंस दिए मैंने घर से तैयारी करके, तो उसमें पिताजी माताजी या मेरी बहनों ने भी देखा कि मैं कितने रिग्रेसली तैयारी कर रहा हूँ। तो आप खुद तैयारी करते हो तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में एंटरटेनमेंट भी खोजने की कोशिश करते हो, बट जो थर्ड पर्सन आपको देख रहा है कि ये व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक केवल पढ़ाई कर रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को अगर आपसे लगाव है तो उसको तरस टाइप का आने लगता है कि यार अब तो इसका एग्ज़ाम निकल जाए, इतनी मेहनत कर रहा है। तो उनको इस बात की रिलीफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिल दुखता ही था कि बच्चा इतना सेक्रीफाइस करके सब कुछ पढ़ रहा है, फिर भी रिजल्ट अगर नहीं आ रहा, तो उनको इस बात से रिलीफ है कि मैं खुश हूँ। और उन्हें अब इस बात से भी खुशी है कि जो समाज में उन्हें रिकॉग्निशन मिल रहा है, जहाँ पे जो लोग इतनी तवज्जो नहीं देते थे आज वो उतनी तवज्जो दे रहे हैं। भले कोई एमपी मिनिस्टर हुए, एमएलए हुए, वो फंक्शंस में बुलाना, उस तरीके की चीज़ें होना, और समाज के बड़े बड़े लोगों से रिकॉग्निशन मिलना, या सिस्टर्स को उनकी फ्रेंड्स के बीच में, या फिर और भी चीज़ें होती हैं, एक अलग ही तरीके का माहौल हो जाता है वो मिलना। और साथ ही में इस बात की भी खुशी है कि मेरी अब मतलब लगभग लाइफ लॉन्ग की जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो आ गई है फैमिली में, क्योंकि मैं भी अब गवर्नमेंट जॉब करता है इंसान तो रेगुलर तनख्वाह आती है, पेंशन आती है, तो वो चीज़ की वो है कि वहाँ फाइनेंशियल वे में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। फिर एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो आपको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं, जैसे हेल्थ स्कीम्स वगैरह आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, तो उन चीज़ों से भी काफ़ी रिलीफ मिलता है एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली को, कि अगर कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहाँ आपके पास पैसे नहीं हैं, तो एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आपको काफ़ी उन दिनों में हेल्प मिलती है सरकार से। यस, बहुत अच्छी बात कही है आपने। सो मैं अभी जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी का पर्टिकुलरली क्या इम्पोर्टेंस प्ले किया है उन्होंने इस आपके आईएएस बनने के सपने में, क्योंकि फ्रॉम गुना टू दिल्ली, वो भी एक मोटर मैकेनिक, बहुत बड़ा सपना होता है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी सेहत दे, अपने खानदान का पूरा ख्याल रखे, इसमें पूरे एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी गुजार जाती है। सो आप इसको कैसे देखते हो, आप आपके पिताजी को कैसे देखते हो इस सब में? हाँ, पिताजी का, दोनों का, पेरेंट्स का, मम्मी का, पापा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता ही है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसका कैरेक्टर बिल्ड करने में, उसको शिक्षा देने में। तो मेरे पिताजी का भी माताजी का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल रहा। और जैसे मेरे पिताजी भले 10th तक पास हैं, 10th भी पास नहीं है, 10th तक पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ जी है या हम लोगों को जीने दी है, उसको मैं हमेशा एडमायर करता हूँ। जैसे कि मेरे गांव में मेरे जो बाकी रिलेटिव्स भी हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके अगर आप जो मेरे कज़न सिस्टर्स ब्रदर्स देखोगे तो वो उतने पढ़े नहीं हैं, कुछ तो मुझसे छोटे हैं जिनकी शादी हो गई है, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे जितना शिक्षा में सपोर्ट किया उतना ही मेरी दीदी या छोटी बहन को भी किया। तो मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है तो उनको कोटा भेजा, उनकी जो पढ़ाई में रुपए लग सकते थे वो पूरे लगाए। मतलब मेरे लिए कभी उन्होंने मेरी बहनों को सेक्रीफाइस करने को नहीं बोला, तो ये काफ़ी एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट था। साथ ही में मेरे पिताजी की काफ़ी वैल्यूज़ मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ। जैसे जो भी चीज़ें दुकान पे या उनकी लाइफ में चल रही हैं, प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, वो कभी भी बच्चों के साथ उस बेसिस पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालते, या उसको घर में आकर डिस्कशन नहीं करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप बाहर क्या कर रहे हो, अगर वो आपका माइंडसेट घर में भी वैसा ही है जो फ्रस्ट्रेटेड, तो फिर घर में भी वो फ्रस्ट्रेशन, तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। तो उस चीज़ को कभी वो तवज्जो नहीं देते थे घर पे। और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ज़्यादा सोचना नहीं चीज़ों के बारे में, जो होगा उसे देखा जाएगा, उस तरीके का विचार रखना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो फादर की ये वैल्यूज़ लोगों को काफ़ी मतलब लोगों की मदद करना, अपने बियॉन्ड भी अगर कोई पैसे मांगने आ गया, खुद के पास भी उतने पैसे नहीं है तो भी उसे देने की कोशिश करना, तो ये कैरेक्टर्स आपके अंदर आपका एटीट्यूड भी बिल्ड करते हैं कि मेरे फादर ऐसे हैं तो डेफिनेटली मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो उन चीज़ों से मैं काफ़ी कुछ सीखा और इस तरीके से हुआ। सो आपके पिताजी आपके सबसे बड़े रोल मॉडल है। सो हम लोग अभी बात करेंगे, ये यूपीएससी का सपना कहाँ से आया भाई, किधर से आया ये?
तो यूपीएससी का सपना, जैसे मैंने बताया 11-12 तक मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं था, खास करके 11 तक कि मुझे कुछ सिविल सर्विसेज करना है या कुछ पता भी नहीं था उतना। लेकिन 12th में जब थोड़े बड़े हुए, लोगों से जाना, चीज़ें समझी और कुछ पर्सनल इंसिडेंट भी ऐसे हुए कि पता चला कि समाज में एक रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि बीइंग लोअर मिडिल क्लास फैमिली पर्सन, आप एक ऊंचाई पे मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि यही एक शॉर्ट रास्ता है जब आप पहुंच सकते हो। आप जो इनबिल्ट चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत आसानी से सोशल मोबिलिटी नहीं कर सकते, जो हम पढ़ते हैं, वो आप आईएएस बन के या सिविल सर्विस में जाके काफ़ी इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर पॉलिटिशियन आपको बनना है तो उसके लिए आपके पास लोगों की रीच होनी चाहिए, आपके पास मनी पावर भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको इलेक्शंस लड़ने हैं तो पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग ये रियलिटी है और दिस इज़ एक्सेप्टेबल ऑल्सो, चाहिए होता है। तो मुझे वो मतलब मंजूर नहीं था कि मैं एक पिछलग्गू बन के रह जाऊँ और पॉलिटिक्स में जाऊँ, क्योंकि एक तरीका पॉलिटिक्स में जाके आगे बढ़ना होता है, अपना करियर ग्रोथ का होता है। फिर दूसरा, और एक मिडिल क्लास के पास बिजनेस करने का होता है, लेकिन बिजनेस में भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है। स्टार्टअप भी अगर आपको खोलना है तो उसके पहले आपको पैसा चाहिए होगा। तो वो, और फिर बीइंग लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वो उतना फैमिली भी रिस्क सपोर्ट नहीं करती। बट सिविल सर्विसेज में आपको रिस्क अपने वो 3-4 साल को स्टेक पे रख के लेना है, जो कि आप अगर चाहो तो ले सकते हो। आपको ना ही उतना इन्वेस्टमेंट लगाना है, ना ही आपको पॉलिटिशियंस जो बनना है उसमें 45-50 साल की उम्र लग जाती है, उतने साल भी नहीं देने। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा करियर पाथ है जहाँ से आप इसको अचीव करने के बाद आपको इतना रिकॉग्निशन समाज के द्वारा मिल जाता है कि आप किसी भी पाथ में जा सकते हैं। अगर अब मैं पॉलिटिक्स में भी जाना चाहूँ तो मैं एक बेस सेट कर चुका हूँ। एवरीबडी विल आइडेंटिफाई मी और एक्सेप्ट मी कि हाँ, सिविल सर्विस पास किया है तो ही मस्ट हैव सर्टेन वैल्यूज़ या सर्टेन कैरेक्टर जो हमको भी मदद दे सकता है। या फिर मैं अगर बिजनेस भी स्टार्ट करने जाऊँ तो डेफिनेटली पीपल विल थिंक कि हाँ, इसमें कुछ तो इनबिल्ट क्वालिटीज़ थी, दैट इज़ वाई ही क्लियर्ड, एक बेंचमार्क सेट हो जाता है। सो अब काफ़ी फील्ड्स, डाइवर्स फील्ड खुल जाती हैं, सो आई कैन गो एनीवेयर, सो दैट इज़ द रीज़न। सो अभी आते हैं आपके दिल्ली के पड़ाव पे। एमपी और दिल्ली, ऐसा नहीं था कि एमपी में आपने कॉलेज नहीं थे, आर्ट्स कर सकते थे। हाँ, आपकी दिल्ली की कहानी क्या है, आप उस पर थोड़ा बताइए। कैसे आए दिल्ली पे, लैंड कैसे हुए, क्या था दिल्ली का एक्सपीरियंस? ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी कैसी हो गई, ये सब कैसे मैनेज हुआ? सो जैसे मैंने बताया कि दिल्ली आने का मेरा मेन पर्पस था ग्रेजुएशन करना, क्योंकि जो हम एक सिंपल बीए होता है जिसमें हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, लेकिन हमने देखा जैसे मध्य प्रदेश में अगर कॉलेजेस की बात करूं तो रेगुलर क्लासेस नहीं होती कॉलेजेस में स्कूल जैसा माहौल नहीं है। लोग केवल पेपर देने आते हैं, टीचर्स भी उतनी रुचि नहीं लेते क्योंकि बच्चे ही रुचि नहीं ले रहे हैं पढ़ने में। तो जो एक कॉलेज का माहौल होता है, वो कॉलेज का माहौल एब्सेंट रहता है लगभग जो छोटे लेवल के कॉलेजेस रहते हैं उनमें, इंडिया में ऐसा, बेसिकली एमपी में तो ऐसा ही है हमारे यहाँ। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जैसे हमारे टीचर्स भी बोलते थे स्कूल में कि आप जाओगे तो एक अलग ही दुनिया है, मतलब डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ऐसे अच्छे IITs या फिर NITs या फिर ऐसे कॉलेजेस में, बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में, वो कहीं और नहीं हो सकता। पढ़ाई तो एक तरीका है, अलग भी चीज़ें हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि DU आना है और फिर पॉलिटिकल साइंस भी कवर करना था। तो BA ऑनर्स होता है वहाँ पे, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर फील्ड स्पेसिफिक वही पढ़ाया जाता है, वो भी एक रीज़न था। फिर मैं जब दिल्ली आया तो वही चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आप अपना एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें हैं, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, आर्ट सोसाइटी, डांस सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी, डिबेट क्विज सोसाइटी। सो इफ़ अ पर्सन हैज़ इंटरेस्ट इन एनी ऑफ दीज, वो उसको डेवलप ईजिली कर सकता है। बट फिर जब मैं MP से दिल्ली आया तो एक छोटे रूरल कम अर्बन बैकग्राउंड से आना और एकदम मेट्रोपॉलिटन लाइफ का एक्सपोजर मिलना, वो एक्सेप्ट करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि कल्चरल शॉक होती हैं बहुत सी चीज़ें।
जैसे मेरे शहर में लोग लड़का लड़की उतना हाथ भी नहीं मिलाते थे, दिल्ली में देखा तो लोग गले मिल रहे हैं, दोस्त हैं। तो उन चीज़ों को इतना आसानी से मैंने नकारा नहीं, लेकिन एक्सेप्ट करना बहुत आसान नहीं था। उन चीज़ों में मुझे ऐसा लगता था, मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी शुरू में होने लगा था, क्योंकि बीइंग कमिंग फ्रॉम हिंदी बेल्ट, योर इंग्लिश इज़ नॉट अप टू द मार्क कि आप फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर सकें। सो उन चीज़ों में अंदर से एक घबराहट होती थी कि कैसे इनसे बात करूं, कैसे नहीं बात करूं। बट धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि इतना लैंग्वेज से भी फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे हो, लोग अगर आपको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर उनकी फॉल्ट है। आपको चेंज, अगर प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में चेंज होना है तो होइए, लेकिन उनकी नज़रिए से आप नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज मत होइए। अगर जैसे दिल्ली में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गंदी आदत है, बट इफ़ यू वांट कि यार आपके फ्रेंड्स बने, दोस्त बने, तो अगर वो आपको जैसे आप हो विदाउट वो गंदी आदतें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, बट डोंट ट्राई टू इंडल्ज इन दोज नेगेटिव थिंग्स कि उसके बाद इंडल्ज होके ही अगर आपको वो एक्सेप्ट करेंगे तो फिर तो मैंने वो चीज़ देखा और मैं जैसा था मैंने प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में ही अपने आप को चेंज किया, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से तो आगे जाना पड़ेगा। तो वो मैंने किया, लेकिन मैं नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं गया, क्योंकि मेरे पास समय कम था। मैं हमेशा सोच के आया था कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है, दिल्ली मेरे आने का पर्पस वही था। फिर मैंने ग्रेजुएशन की 2018 में कंप्लीट हुई। उसके बाद वही था कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की अपनी दिल्ली में। तब तक मुझे ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें नहीं रही थी, क्योंकि मैंने कॉलेज में भी डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट किया था। उसमें अच्छा मैं प्रूव करा अपने आप को। उसके अलावा नेट JRF भी मैंने निकाला, तो उससे एक बेंचमार्क सेट हुआ कि हाँ मैं काफ़ी अच्छा हूँ पॉलिटिकल साइंस में, तभी मेरा JRF निकला, तो उसने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। फिर MA मैंने किया, तो वहाँ पे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा मुझे कुछ नहीं रहा। मैं काफ़ी एक्सपोज्ड हुआ, लोगों से बात भी अच्छे से स्टार्ट कर दी थी, और एक्सट्रोवर्ट भी मैं हूँ टू सम एक्सटेंट। तो भी मुझे उस चीज़ से फ़ायदा मिला कि बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव आपको पता चलता है कि आपके बारे में क्या सोचते हैं वो, या उनकी कुछ अच्छी चीज़ें जो आप इनकलकेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ हुआ। तो ये मेरा दिल्ली का एक्सपोजर था। हम लोग हमेशा देखते हैं कि 12th का पड़ाव जो होता है, एक बार वो कर लिए तो ग्रेजुएशन का पड़ाव आता है। वहाँ पे हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि जो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, कि ऐसा करियर चूज़ करना होता है जहाँ से कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स आ जाए, कुछ सोसाइटल स्टेटस आ जाए। बट ये आर्ट्स चूज करने के पीछे क्या रीज़न थी? और ऐसा रीज़न जो हमारे सब दोस्त, एक जन डॉक्टर बन रहा है, एक जन इंजीनियर बन रहा है, और आप आर्ट्स चूज कर रहे हैं, आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि आप लोग बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हो भाई, आगे जाके किधर जॉब लगेगा, कैसे लगेगा? इस पे आप क्या बताना चाहोगे? रिस्क था। रिस्क इसलिए था क्योंकि ये सही बात है कि इंजीनियरिंग से आपको एटलीस्ट, अभी IT बूम चल रहा है, 20-25 हज़ार की तो मिलेगी। आप कितने ही रद्दड़ कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लो, या डॉक्टर में आप कितने ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट, अगर आप फाइनेंशियल पावर है आपके पेरेंट्स के पास, तो आपकी MBBS के बाद 50-60 थाउजेंड की जॉब तो लगेगी। बट इन आर्ट्स, यस आई नो दैट बहुत, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपको लेगा ही नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ है। लेकिन मेरे को ऑप्शनल अपना तैयार करना था ग्रेजुएशन से, एक वो रीज़न था। दूसरा रीज़न ये भी था कि नेट JRF मैंने जब क्लियर कर लिया, तो नेट JRF के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी कॉलेज में। तो वो मेरे प्लान B के रूप में काम किया उसने, या उसने रिस्क फैक्टर मेरा कम किया। मुझे हमेशा से पता था कि अगर मैं सिविल सर्विसेज नहीं कर पाया तो मेरे पास एकेडमिक्स है, मेरे पास नेट JRF है, मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जाके इंटरव्यू दे के पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 20-22 हज़ार रुपये वहाँ से मिल जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके 2016-17 के बाद हमने देखा कि जो कोचिंग मार्केट है रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो काफ़ी बूम कर रहा है। तो अब आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनके लिए काफ़ी आसान है कि वो भी इंजीनियर्स की तरह 10-15-20-25 हज़ार की जॉब खोज सकते हैं। हालांकि प्रोग्रेस करना उसमें काफ़ी मुश्किल है कि आप 1-1.5 लाख की जॉब मिल जाए आपको, बट एटलीस्ट आपका खर्चा आप चला सकते हो, उतना शायद आप कमा लो।
उसके अलावा आर्ट्स लेने का हालांकि मेरा रीज़न तो यही था, और लोगों के रीज़न्स ये रहते हैं कि इंडिया में उतना कल्चर नहीं है कि आर्ट्स आपने ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद आप क्या करोगे, लेकिन विदेश में आप देखोगे कि नेशनल पॉलिसी रिसर्च वगैरह होती हैं Yes. या फिर काफ़ी जो थिंक टैंक्स हैं उनको काफ़ी वैल्यू, सरकार भी मॉनेटरी ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, या फिर पेपर पब्लिश होते हैं तो वो भी काफ़ी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, और वो रीच भी उनकी काफ़ी हो जाती है, पॉपुलैरिटी भी होती है। तो फिर आर्ट्स के जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं दे जनरली वांट टू डू देयर पीएचडी या एमए फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू गेट द रिकॉग्निशन, एंड अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे उनको अच्छे से मौका मिले। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। यस। सो अभी घर की बातें हुई, आप दिल्ली में आए, यूपीएससी की एक्चुअली जर्नी आपकी शुरू हुई। तो आते हैं पहले पड़ाव पे, प्रीलिम्स। ऐसी प्रीलिम्स जो 7 लाख लोगों को फेंक के 15,000 लोगों को मेंस देने को एक मौका देती है। सो ये प्रीलिम्स एक्चुअली एग्ज़ाम क्या है और इसकी एक्चुअल डिमांड क्या है? सो व्हाई द कट ऑफ रेट इज़ सो हाई कि 7 लाख उससे 15,000, इतना रेशो कैसे कम कर पाती है प्रीलिम्स एग्ज़ाम यूपीएससी? प्रीलिम्स मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, कॉमन सेंस कितना है, और कितने ब्रॉडली आप चीज़ों को देखते हो, आप कितने अच्छे ऑब्जर्वर हो, या कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, वो जज करने की कोशिश करती है। बिकॉज प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस अब आते हैं 2016-17 के बाद से जो प्रीलिम्स का पेपर आता है, वो कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो कुछ पढ़ के ज़्यादा नहीं जाते तब भी वो 130 नंबर ले आते हैं, 130-120 से ऊपर, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात एक कर देते हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। तो मुझे वही लगता है कि आपका कॉमन सेंस कितना अच्छा है, आपके देखने का नज़रिया, चीज़ों को समझने का नज़रिया, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कितनी अच्छी है, वो प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 जो है वो देखने की कोशिश करता है। और साथ ही में आपका जो धैर्य है वो कितना अच्छा है, क्योंकि आपको सेम रिसोर्सेज बार बार रिवाइज करना है, तभी वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगा कि अगर ये ऑप्शन है तो ये सही है या नहीं है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। प्लस फिर कंसिस्टेंसी तो मैटर करती है कि आपको रेगुलरली पढ़ते ही रहना है प्रीलिम्स के लिए। प्लस आजकल जो एक इम्पॉर्टेंट हो गया है कि सीसेट काफ़ी टफ यूपीएससी कर रही है पिछले 3-4 साल से। तो फॉर दोज स्टूडेंट्स जो इतने अच्छे से या तो सीरियसली नहीं लिया, ज़रूरी नहीं है कि वो इंजीनियर है तो उसका सीसेट क्लियर होगा ही, क्योंकि आई नो सम ऑफ पीपल जो कि इंजीनियर, जिनका बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग, तब भी वो सीसेट क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि सीसेट को इतने हल्के में वो ले लिए कि ये तो क्लियर हो ही जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि सीसेट आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्रीलिम्स में, तो उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सीसेट के लिए प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 80 क्वेश्चंस सीसेट में आते हैं उसमें से 40 क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर होंगे जो अगर आपने 12 तक अच्छे से पढ़ाई की है तो वो सॉल्व हो जाएंगे। एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे। लेकिन होता ये है कि हम पेपर में पैनिक मोड पे आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट कर देते हैं जिसमें 3-4-5 मिनट लग जाते हैं और आंसर भी नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस रहेंगे उन पे अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशराइज दिमाग हो चुका है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहले से ही प्रायोरिटी सेट करके जाते हो कि मुझे रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मुझे ये ट्रेन वाले क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में मैं काफ़ी अच्छा हूँ, मुझे वो क्वेश्चंस देखने, तो आप जो क्वेश्चन जैसे प्रोबेबिलिटी में मान लो मैं अच्छा नहीं हूँ तो मैं स्किप करके आगे बढ़ूंगा, उसमें ध्यान लगाने की कोशिश करूँगा ही नहीं कि मैं ये बना सकता हूँ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ या नहीं। तो उससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को लगता है कि वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो काफ़ी हेल्प करता है। बाकी प्रीलिम्स में वही है कि करंट अफेयर्स को भी फिर एक तवज्जो देना पड़ती है जिससे लोग घबराते हैं। रटना काफ़ी पड़ता है, नेशनल पार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें इतनी रटनी पड़ती हैं कि स्टूडेंट को काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इतना सब कुछ मेमोराइज़ करना। अच्छी बात है, मतलब डरना नहीं है इसी साइड से। क्योंकि आर्ट्स वाले लोग इट्स लाइक नाइटमेयर फॉर देम। एक डरावना सपना जैसा होता है सीसैट। तो आप भी एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपने बहुत अच्छा बोला सीसैट के बारे में। यू हैव टू जस्ट चूज द मिनिमम क्वेश्चंस, जो इजी वाले क्वेश्चंस है, और टाइम मैनेजमेंट, उससे आपकी सीसैट की
गेम क्लियर हो जाएगी। यस। तो ऐसे भी सुनना आता है कि कोई लोग 100 टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, 100 से ऊपर करना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी होता है। ऐसा जरूरी लगता है आपको? प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, पर आपकी क्या राय है इसमें? इसमें मैं ये मानता हूँ कि हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आप आर्ट ऑफ एलिमिनेशन सीखते हैं, उससे आपकी सिली मिस्टेक्स कम होती हैं, उससे आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर पाते हैं कि मैं कितने लेवल पे हूँ, क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ या नहीं। बट एट द सेम टाइम इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना और चीज़ें रिवाइज़ ना करना, स्टैंडर्ड बुक्स बेसिक्स ना पढ़ना, वो तो हानिकारक ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन से आप रिवीजन नहीं हो रहा आपका, ना ही आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, आप अपनी सेम इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो ऑलरेडी आपके पास है। तो आप आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन तो सीखते हो, बट वो तब इम्पोर्टेंट होगी ना तब आपका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। तो फॉर मी 40-50 मॉक टेस्ट देना इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसमें आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि आपके कौन से एरियाज स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं, आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो मिल जाती है। और 100 तक जाना तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इट टेक्स 2 आवर टू सॉल्व अ टेस्ट पेपर एंड इट टेक्स मोर देन 3 more hours टू एनालाइज इट, कि क्या मैं मिस्टेक किया, कितने क्वेश्चंस मेरे सही हुए, क्या और एडिशनल निकाल सकता हूँ। सो इट इज़ द केस, बट एट द सेम टाइम आई प्रेफर कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी के हैं वो उन पे ज़्यादा फोकस करो 25 साल के, कि यूपीएससी की लैंग्वेज क्या है, यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी के पेपर्स को एनालिसिस करो, ना कि बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं उन पे ध्यान दें। अच्छा, ओके। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द गेम। यस, उसको एनालाइज करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, विच आर द हाईलाइटेड सब्जेक्ट्स, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे फोकस करके वहाँ पे एफर्ट्स डालो, तो प्रीलिम्स का गेम इजी है, ऐसा आप बोल। यस। अभी आते हैं मेंस पे। मेंस एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको लिखने की क्षमता, एक तो क्षमता है, एक तो आपकी कैपेबिलिटी है, दोनों टेस्ट होती है। आप क्या बताना चाहोगे कि मेंस को कैसे देखना चाहिए? एस्पायरेंट्स को एक मेंस की तरफ क्या एटीट्यूड होना चाहिए? मेंस में जो बेसिक एटीट्यूड तो ये होना चाहिए कि आप सिलेबस से स्टिक रहें, और सिलेबस में जो GS 1, 2, 3, 4 में मेंशंस एंड टॉपिक्स उनको और सब कैटेगराइज कर लो, और पॉइंट्स में बाइफरकेट कर लीजिए। जैसे कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में क्या क्या होंगे, या फिर GS पेपर 2 में अगर पॉलिटी सेक्शन है तो उसमें फेडरलिज्म और पढ़ना है हमें, पंचायती राज पढ़ने हैं, पार्लियामेंट पढ़ना है। तो इन सब पे फिर आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। जो भी आपको टॉपिक्स लगते हैं, ऐसे नोट्स जो कि 250 वर्ड में या 300 वर्ड में जिनका कंटेंट आपके पास हो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको उतने ही वर्ड में आंसर लिखना है, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे PhD करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस में जो भी मेंशन है टॉपिक्स, उन पे आपके अगर नोट्स तैयार हैं अच्छे से और उनको बहुत बार रिवीजन किया हुआ है, तो आप उनसे जो भी क्वेश्चन आएगा उसके इर्द गिर्द उसको आप आंसर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से अपना आंसर बना सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है मेंस में। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं बेसिक से आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर न्यू एस्पिरेंट्स है कोई, कि आप NCERT जो पढ़ते हैं उनके पीछे एक्सरसाइज होती है, हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज होती है NCERT में। तो उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक जो एस्पिरेंट जो स्टार्ट ही किया तैयारी, उसके लिए वो बहुत मुश्किल होगा कि वो GS 2 और 3 का पेपर जो UPSC का वो उठा के उसके आंसर्स लेके, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होते हैं क्वेश्चंस। तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं NCERT की बुक की एक्सरसाइज से। उसके अलावा जो मेंस में आंसर राइटिंग होती है उसमें इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट में आंसर लिखना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, GS के जो भी आंसर्स लिख रहे हो, और अपने हर पॉइंट को सब्सटेंशिएट करना है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है कि RTI से क्या फ़ायदे हुए हमारे देश में 2005 के बाद जब RTI आया, तो आंसर्स में केवल आपको ऐसा लेमैन की तरह नहीं लिखना है कि इट इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इट इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। उसको पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करिए किसी एग्जाम्पल से, किसी फैक्ट से, या किसी केस स्टडी से, किसी बेस्ट प्रैक्टिस से, किसी कमिटी से, किसी की रिपोर्ट से, किसी स्टैट से।
तो उसको आपको सब्सटेंशिएट करोगे तभी दिखेगा कि एक एजुकेटेड पर्सन ने जो लिखा है और एक लेमैन ने लिखा उसमें क्या डिफरेंस है, वो हमें तभी समझ में आता है। तो इसीलिए मेंस में इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस है। प्लस इंट्रोडक्शन आपका काफ़ी कैची होना चाहिए, वो या तो कोई करंट कंटेक्स्ट जो क्वेश्चन का है उसके हिसाब से, या फिर वही एग्जाम्पल कमिटी रिपोर्ट्स उससे कोई इंट्रो हो। कंक्लूजन में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हुए या उसके अलावा कुछ कीवर्ड्स हुए, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क, इस तरीके के कीवर्ड्स, या कोई कमिटी की रिपोर्ट वगैरह, किसी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया, प्रोग्रेसिव है, फ्यूचरिस्टिक है, वो डाल सकते हैं। और फिर 20 के 20 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। डायग्राम्स अगर कहीं नेसेसरी है तो वो बनाओ, लेकिन अननेसेसरी स्पेस भी डायग्राम कंज्यूम ना करे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें एस्पिरेंट्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कि मेंस क्लियर करने में आसानी होगी। यस। सो मेंस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आपका है पॉलिटिकल साइंस। सो हमारे एस्पायरेंट्स के लिए आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से ऐसे फोकस एरियाज है जहाँ पे आप पर्टिकुलरली आप बताना चाहोगे? पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो ऑप्शनल है वो एक काफ़ी डाइवर्स और बड़ा ऑप्शनल है। काफ़ी मतलब बहुत बड़ा ही सिलेबस है, क्वेश्चंस भी काफ़ी डायनामिक पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से भी लिंक्ड होता है। तो पहली चीज़ तो मैं वही कहूँगा कि रुचि के साथ साथ, इंटरेस्ट के साथ साथ, अगर आपको लगता है कि आपका वो सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें, उसके बाद ऑप्शनल चूज़ करें। इंटरेस्ट बेसिस पे ऑप्शनल चूज़ इसलिए ना करें क्योंकि ऑप्शनल बहुत डाइवर्स होता है। हर ऑप्शनल आपका मान लो इंटरेस्ट पॉलिटी में है, लेकिन साथ में पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी भी है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी है। आपका इंटरेस्ट एक एरिया में हो सकता है उस पूरे ऑप्शनल के, पूरे ऑप्शनल में इंटरेस्ट होना एक अलग चीज़ होती है। तो वो बहुत सोच समझ के एस्पिरेंट्स ऑप्शनल पहले तो चूज़ करें, क्योंकि 500 मार्क्स एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है। अगर किसी का ऑप्शनल में कोई 300 प्लस 300 350 प्लस मार्क्स ले आता है तो वो एक मेजर रोल प्लस प्ले करता है उसकी रैंक को डिसाइड करने में। तो दैट इज़ वाई ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PSIR की अगर हम बात करें तो PSIR में जो मेन इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि इस तरीके से आपके नोट्स बने होने चाहिए, आपके खुद के नोट्स, कि वो 5 दिन में रिवाइज़ हो सकें जब GS पेपर 4 और ऑप्शनल के बीच में जो 5 दिन का छुट्टी होती है, क्योंकि तभी आप आउटपुट जो है वो दे पाएंगे एग्ज़ाम में। अगर अच्छे से रिवाइज़ हो 5 दिन में पूरी चीज़ें हो पाएंगी। प्लस फिर मार्केट में नोट्स मिलते हैं, आप वो नोट्स पढ़िए। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, OP गाबा, राजीव भार्गव, एंड्रयू हेवुड, उन बुक्स से भी जो चीज़ नोट्स में नहीं है उनके नोट्स आप बना सकते हैं। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके आंसर्स में। पॉलिटिकल थ्योरी के आंसर को आप लिंक कीजिए जो IGP सेक्शन है PSIR में उससे, या फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आप इन पॉलिटिकल जो IR है उससे लिंक कीजिए जो पेपर 2 है उसमें, या फिर जो कि IR की थ्योरीज़ है उनको IR का जो डायनामिक सेक्शन है उससे लिंक कीजिए। मतलब इंटरकनेक्टिविटी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपके पास ऑप्शनल में उतना कंटेंट अवेलेबल नहीं होता जितना GS में होता है। 1 2 3 4 पॉइंट्स आप ऐसे बना सकते हो। तो ऑप्शनल में इसलिए फिर पैराग्राफ में भी आंसर्स लिखने का बोला जाता है। तो पैराग्राफ में आंसर लिखने के लिए फ़्लो और इंटरकनेक्टिविटी काफ़ी मैटर करती है। फिर स्पेसिफिक और PSIR की हम बात कर रहे हैं तो आंसर को थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस फॉर्म में लिखना होता है, जिससे कि आंसर एक कॉम्प्रिहेंसिव हो। थीसिस मतलब कि जो पूछा गया है वो, एंटी थीसिस मतलब थोड़ा क्रिटिसिज्म उस चीज़ का, क्रिटिकल एनालिसिस जो किसी स्कॉलर ने दिया हो। सिंथेसिस मतलब कंक्लूजन, जो उनका सार हो कि आप फ्यूचरिस्टिक कैसे देखते हैं उसको, या क्या प्रोग्रेसिव चीज़ है उसमें। तो इस तरीके से आंसर लिखने में काफ़ी सही रहता है। अच्छा। बहुत अच्छे से आपने मेंस के ऊपर एक लाइट शो किया। सो नाउ इंटरव्यू। आप बैठे हो इंटरव्यू हॉल के बाहर, क्या सोच रहे थे, कैसा था माहौल? हाँ, मैं पहली तो ऐसा कहना चाहूँगा कि जो नर्वसनेस इंटरव्यू के बाहर बैठने में रहती है, स्टूडेंट्स को जो एंजाइटी होती है कि वो इंटरव्यू देने जा रहा है या बैठा, वो एक कॉमन है और वो सबको होती है। तो पहली चीज़ तो मैंने वो सीखा कि उसको एक्सेप्ट करो। जब तक आप इस प्रिपरेशन में एंजाइटी और नर्वसनेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक वो और हावी होती रहेगी।
और वो एक्सेप्ट इसलिए करना है और वो कॉमन इसलिए है क्योंकि आप देखोगे कि आपने अपनी लाइफ की इतनी वैल्यू उसमें इन्वेस्ट कर दी उस एग्ज़ाम में, आपने इतनी मैरिजेज़, आपके क्लोज़ रिलेटिव्स, पार्टीज़ छोड़ी होंगी या फिर बहुत सी आपको जो चीज़ें अच्छी लगती होंगी आपने सेक्रीफाइस किया है, तो उस चीज़ की वैल्यू जो लाइफ में है, यूपीएससी की प्रिपरेशन आपने की उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में। दैट इज़ वाई उस एग्ज़ाम की अगर वैल्यू है तो उसका जब रिज़ल्ट आएगा या उसके आप ऐसे पड़ाव पे होंगे जो आपको डिटरमाइनिंग फैक्टर है, इधर से उधर ले जा सकता है, तो नर्वसनेस और एंजाइटी होना कॉमन है। तो मैंने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया जब मैं इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठा था कि इट्स कॉमन, एवरीबॉडी जो कि सीरियस एस्पिरेंट है उसके अंदर ये नर्वसनेस एंजाइटी रहेगी। लेकिन फिर साथ में मैंने अपने आप को एक ओवरवेल्म्ड या ब्लेस्ड फील कराया कि बहुत जैसे आपने बोला 7 से 10 लाख लोग प्रीलिम्स देते हैं, उसमें से 10-12 हज़ार प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, 2-2.5 हज़ार लोगों का इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो अपने आप को पहले तो खुशनसीब समझो, ब्लेस्ड समझो कि आप एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचे। लाखों लोगों का सपना होता है जो कि यहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते। तो ब्लेस्ड समझो, ब्लेस्ड समझोगे तो खुशी होगी। और मैं सेकंड, फर्स्ट और थर्ड तीनों अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचा, तो मैंने अपने आप को और खुशनसीब समझा कि कई लोग 6 अटैम्प्ट में पहुंच पाते हैं। तो वो चीज़ थी, उस चीज़ से काफ़ी मेरे को रिलीफ मिला। फिर जो मैं इस बार इंटरव्यू हॉल में गया तो इस बार इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले एक फ़ील ये था कि ऑलरेडी आई मेट दीज डिग्निटरीज, मतलब मेरा इंडियन पोस्टल सर्विस में पिछली साल ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं सेक्रेटरी लेवल के लोगों से ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रहे थे हम अपनी क्लासरूम्स में, तो उतनी एंजाइटी नहीं रही थी क्योंकि आई गॉट टू नो कि ये भी अपने जैसे इंसान ही है। इनको बस एक्सपीरियंस ज़्यादा है बट वो ये चीज़ समझते हैं कि हमको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप 60 साल के व्यक्ति की तरह आंसर दो, उतने एक्सपीरियंस्ड। बट वो आपसे ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सही बोलो, ऑनेस्ट रहो, क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस है कि आप अगर झूठ बोल रहे हो तो वो आपको पकड़ लेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, वो 5 पैनलिस्ट, 5 IAS ऑफिसर बैठे हैं, मैं कुछ ब्लफ कर रहा हूँ कि सर मेरे शहर में मैंने ये देखा, अच्छी चीज़ें ये हैं, तो हो सकता है कि उन 5 में से मुझे आइडिया नहीं, कोई एक मध्य प्रदेश में उस डिस्ट्रिक्ट का DM भी रहा हो। तो आप झूठ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि नेवर नो कि वहाँ पे कौन लोग बैठे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है। तो वो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी आपको हमेशा अपने अंदर रखनी है, सच बोलना है। डेफ, आप जो भी डेफ है, आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो उनके पास रहता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आपने क्या किया लाइफ में, आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट क्या हैं, उन पर वर्क कीजिए, उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, ताकि ऐसा ना हो कि वो आपने हॉबी डाल रखी है, मान लीजिए क्रिकेट, और आपको पता ही नहीं है कि बॉल में स्विंग और स्पिन में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता ही नहीं है कि पिच कितने यार्ड की होती है, बॉल का साइज़ क्या होता है, बैट का मिनिमम वेट किस लकड़ी से बनता है, ये सारी चीज़ें, तो फिर दिक्कत है। आप वो चीज़ें पढ़ के जाइए। करंट अफेयर्स वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल सबरीमाला का इशू चल रहा है, तो आपका ओपिनियन क्या है, तो ओपिनियन आपको, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट वहीं से दिखता है, ये आदमी क्या सोचता है वो वहाँ से दिखता है, तो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। तो और आपका ऑप्शनल आपने तैयार किया तो ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके जीवन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंटरेस्ट, हॉबीज से, तो वो तैयार करके जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी लगता है कि हाँ मैं प्रिपेयर करके जा रहा हूँ। और अगर नर्वसनेस को एक्सेप्ट करेंगे तो वो भी कम हो जाएगी अपने आप। तो मैंने सुना है सर आप लिखते वगैरह हो। हाँ। तो किस चीज़ पे आप लिखते हो? जैसे कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग मेरी हॉबी है, तो लिखना मतलब मैं ऐसे उस पे लिखता हूँ जो थॉट्स मुझे इंसाइट्स करते हैं। जैसे मान लो अपन दोनों ने बात की किसी पे की डाउरी पे बात की, तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार डाउरी पे कुछ मुझे लिखना चाहिए कि मेरे विचार क्या हैं या फिर मैं क्या सोचता हूँ, तो उस तरीके से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। या फिर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया, उस पे मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरी हॉबी है, जो कि मैंने ग्रेजुएशन में डेवलप की, क्योंकि ग्रेजुएशन में जैसे हम पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ते थे, जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, तो वो उनकी राइटिंग्स भी एक तरीके से ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग ही थी कि समाज में क्या जो चीज़ें हैं उन पे कुछ लिखना, कि कैसा समाज होना चाहिए, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है।
तो ये थोड़ा यूटोपियन होता है एक तो कि ऐसा हो फ्यूचरिस्टिक देखते हैं। दूसरा ये होता है कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं या फिर जो आपको हिट करती हैं चीज़ें कि यार इस चीज़ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, और आप उन चीज़ पे लिखते हो तो आप एक तरीके से, कई बार ऐसा होता है कि आप समाज में कुछ कर नहीं सकते आप इंडिविजुअल लेवल पे, बट आप एटलीस्ट लिख के अपनी जो अंदर की भावना है उनको तो व्यक्त कर सकते हो। हाँ। तो वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है। बट जो मैं लिखता हूँ वो थोड़ा डायरी राइटिंग से डिफरेंट है। जैसे डायरी राइटिंग में आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपने दिन भर क्या किया, आप वो लिखते हैं। इसमें आप तभी लिखते हैं तब आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको इंसाइट कर रहे हैं लिखने के लिए, तो तब मैं लिखता हूँ। ओके, क्योंकि मैंने सुना है कि हॉबीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर डेफ। यस यस। तो हॉबीज कैसे डेवलप होती है? हाँ। क्योंकि एक रातों रात तो हो नहीं सकती। सो आप क्या बताएंगे हमारे एस्पिरेंट्स की हॉबी परस्यू करना डेली कितना इम्पोर्टेंट है? हॉबी परस्यू करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेफ जब आप फिल करेंगे तो डेफ फिल करने में एक सेक्शन होता है हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। तो मान लो आपका गाना सुनना एक हॉबी है, लेकिन हॉबी को परस्यू करना भी एक आर्ट है। आप गाना सुनते हो लेकिन आपको पता ही नहीं कौन सिंगर है, ये किसके लिरिक्स हैं, तो फिर वो आपकी हॉबी नहीं मानी जाएगी, वो जस्ट आपका एक एंटरटेनमेंट का स्रोत है जो भी आप एक्टिविटी करते हैं। हॉबी का मतलब होता है कि आप सच में उसमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उसके पीछे की बैकग्राउंड नॉलेज भी आप इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे मैं, अगर आप गाना सुनना आपकी हॉबी है तो मैं आपको वैसे ही जज करूंगा अगर मैंने पूछा कि यार ये गाना बता किसका है, किशोर कुमार का है या कौन सी मूवी का, और आप वो नहीं बता पा रहे, आप जस्ट बोल रहे हो यार ये मैंने बहुत बार सुना है, रोज सुनता हूँ, तो आपकी हॉबी नहीं है, वो एक एंटरटेनमेंट का स्रोत है। क्योंकि एग्जामिनर या इंटरव्यूअर आपको उसी बेसिस पे जज करेगा ना, उसको तो नहीं पता आप रोज गाना सुनते हो तो आप क्या कुछ भी सुनते होगे। एक ये चीज़ है। प्लस फिर हॉबी इसलिए भी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी मैं इंडियन पोस्टल सर्विस में हूँ, तो जो भी हमें लेक्चर लेने आते हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर या आईपीओएस इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफिसर्स, वो जीवन में एक बात कहते हैं कि आप एक लाइफ का टाइम आएगा अभी 2-3 साल बाद जब आपकी शादी हो जाएगी या फिर जब आप सेटल हो जाओगे कि करियर में प्रोग्रेस तो होगी, लेकिन वो प्रोग्रेस ऐसे नहीं होगी ना दिन रात, और मतलब रोज़ आपको प्रमोशन मिल रहा है, रोज़ आपका बॉस आपको प्रेस कर रहा है। वो प्रोग्रेस विथ टाइम अपने आप होगी। आप काम अच्छा करोगे तो भी आपको ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, आप बुरा करोगे, ज़्यादा बुरा कर रहे हो तो फंसोगे, अगर आप नहीं भी कर रहे काम तो भी आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे। उसमें अगर लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपकी लाइफ में आपको लगे कि हाँ मैं रोज़ कुछ अचीव कर रहा हूँ, या लाइफ में थ्रिल या लाइफ में एंटरटेनमेंट, तो आपको अपनी हॉबी एक ज़रूर परस्यू करना, एक जितनी भी आपकी हॉबी है वो ज़रूर परस्यू करना पड़ेगा। इसलिए हॉबी परस्यू करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन के दौरान भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ। क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी आप जब बोर हो जाते हो तो कुछ ऐसी एक्टिविटी तो करोगे ही जिसमें आपको रिफ्रेशिंग फील हो। तो उसमें अगर आप कुछ अच्छी हॉबी चूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रोलिंग टू सोशल मीडिया साइट्स एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा, डेफिनेटली यू लर्न समथिंग, यू फील कि मैंने लाइफ में कुछ और भी किया पढ़ाई के अलावा, तो यू फील योरसेल्फ कि वर्थ इट है, मैं जो कर रहा हूँ वो वर्थ इट है, और आप रिफ्रेशिंग भी फील करोगे। सर, यूपीएससी एक ऐसी दुनिया जो उम्मीदों पे बसी हुई है। हमेशा लोग कहते हैं कि यूपीएससी का यू अनसर्टेनिटी पे डिपेंड होता है, कहीं कौन सा ऑप्शनल चल जाए, कोई कौन सा ऑप्शनल ना चल पाए, कौन से इंटरव्यू कैसे मार्क देते हैं, ये समझ में नहीं आता है कभी कभी एस्पायरेंट्स को। सो इसमें सब, और दूसरी बात है फेलियर। एक फेलियर से उभर के एक एस्पायरेंट्स कैसे सोचना चाहिए कि जो बातें हैं सेल्फ बिलीफ, सेल्फ मोटिवेशन, ये सुनने को बहुत अच्छा लगता है, बट इसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे आप इम्प्लीमेंट करते आए हुए हैं? ये आपने बहुत सही अच्छी बात कही कि जो सेल्फ मोटिवेशन है या मोटिवेशन का जो हॉक्स बना रखा है कि आप ग्रांड एंट्री देख लो आईएएस ऑफिसर की कार से निकलती हुई यूट्यूब पे और आप पढ़ने लगो, ये काफ़ी दिनों तक या काफ़ी घंटों तक सस्टेन नहीं रह सकता ये मोटिवेशन। तो मुझे ऐसा पर्सनल फील होता है कि अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप शायद उस चीज़ को सस्टेन कर भी पाओ। मोटिवेशन अकेला काम नहीं करता। विल पावर से मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है कि आप जो भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस हैं उनको अवॉइड कर पाते हो, या
जैसे मैं अपनी विल पावर इंक्रीज़ करने की कोशिश करता था, उसके लिए मैं कुछ टास्क करता था। जैसे अगर आज मुझे मूवी देखनी है और मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने का, मुझे मन कर रहा है मूवी देखने का, तो मैं एक टारगेट सेट करता था कि मैं मूवी तभी देखूंगा तब मैं ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा लक्ष्मीकांत की। तो उससे जब मैं वो 5 चैप्टर अचीव करके मूवी देखूंगा, तो पहली चीज़ तो मैंने जब टारगेट सेट कर दिया, तो उससे आप जब सक्सेस हो रहा है तो आप अपने आप को कुछ फीड कर रहे हो जो आपको अच्छा लग रहा है। जैसे 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए तो मैंने कुछ अचीव किया, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, मैं मूवी देखूंगा तो भी मुझे गिल्ट फील नहीं होगा। और मैंने अपनी विल पावर भी इंक्रीज़ की कि मैंने अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काबू करने की कोशिश की। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे विल पावर इंक्रीज़ करके आप मोटिवेशन सस्टेन रख सकते हो। उसके अलावा वैल्यू इन्वेस्ट करना इस एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के जब वही कोई एस्पिरेंट करेगा तभी उसमें सेल्फ मोटिवेशन आएगा। वैल्यू इन्वेस्ट करने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि अगर आप चीज़ें सेक्रीफाइस करते हो, आपकी कुछ ख्वाहिशें हैं, आपके कुछ सपने हैं, आप उनको सेक्रीफाइस करते हो इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान, तो जब भी आपका मन नहीं लगेगा तो आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ क्लिक होगी कि यार मैंने इतनी पढ़ाई केवल और इतने सेक्रीफाइसेस इसी दिन के लिए थोड़ी किए थे कि मैं अब पढ़ूँ नहीं, कि मैं अब मज़े करने लगूँ। तो वो चीज़ें जब आप हिट करती हैं तो दोबारा अपने आप मोटिवेशन या फिर एनर्जी आ जाती कि नहीं मुझे पढ़ना है, मैंने इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करके मैं इस स्टेज तक आया हूँ, अब मैं अगर ये छोड़ दूँगा, अब मैं अगर नहीं पढ़ूँगा तो फिर मेरी इतनी जो मेहनत थी वो बेकार गई। तो अपने आप वो मोटिवेशन अंदर से आ जाता है। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि आप किसके कहने पे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं उस टाइप से, अगर माता पिता ने फोर्स किया है, या फिर आपके फ्रेंड्स आपको बोले कि यार ये पढ़ ले, एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, बहुत अच्छा स्कोप है, लाइफ सेट हो जाएगी, तो इन चीज़ों में आपके अंदर से वो इच्छा नहीं थी, आपकी कभी से अंदर से जो सेल्फ ड्राइव है वो नहीं थी, तो तब तक वो नहीं रहेगी तब तक आपका मोटिवेशन सस्टेन रहेगा ही नहीं। तो मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है कि अगर एक तो वो आपके अंदर से आना चाहिए, फिर आप विल पावर पे काम कीजिए और सस्टेन रखने के लिए कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जिनसे आप अचीवमेंट्स जो है उनको जोड़ लीजिए, और फिर अपने आप को जैसे बताया मैंने कि मूवी देखना है तो उस हिसाब से करिए, तो फिर मोटिवेशन मुझे लगता है सस्टेन रहेगा। अच्छी बात। सो विशाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे, बिल्कुल, हमारे एस्पायरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो वो एस्पिरेंट्स जो अभी नए नए हैं इस प्रिपरेशन में कूदे हैं, या जिन्होंने अभी सपना ही देखा है कि हम तैयारी करें, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि 1 साल डेडिकेटेडली सब कुछ भूल के जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, जितना टाइम डिवोट कर सकते हैं, आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी कीजिए पूरी मन से, लगन से, खाना पीना सोने के अलावा पूरा टाइम इसी को प्रिपरेशन को दीजिए। 1 साल बाद आप जब एग्ज़ाम देंगे उसमें आप सक्सेस हो जाते हैं, आप आईएएस बन जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सक्सेस नहीं पा पाते हैं, आईएएस नहीं बन पाते हैं, या आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता है, तो उसके बाद 1 साल अगर आप अच्छे से मेहनत कर लिए तो आप इतना तो पढ़ ही लेंगे, सारा सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जब नेक्स्ट ईयर तैयारी कंटिन्यू करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको फिर 7, 8, 9 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसमें अगर आपकी फिर कोई हॉबीज़ हैं, आपका कुछ ऐसे चीज़ें आप करते हैं जिनसे आपके मन बहलता है, आपको लगता है कि आपका माइंड रिफ़्रेश होता है, तो फिर वो भी कंटिन्यू आप कर सकते हैं। क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका 1 या 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन आप रिगरसली 14-15 घंटे खाना पीना सोने के अलावा केवल पढ़ ही रहे हैं, तो फिर दिक्कत ये होती है कि आप बर्नआउट हो जाएंगे, आप इस प्रिपरेशन को सस्टेन नहीं कर सकते, आपको लाइफ में एम्प्टीनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस आने लगता है, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और आपकी ओवरऑल सोशल इन्वायरमेंट जो फैमिली है आपकी उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस लाइफ जिएँ। और वो एस्पिरेंट जो कि 3 या 4 अटैम्प्ट दे दिए हैं, या जिनके अटैम्प्ट्स ओवर ही हो गए या ओवर होने वाले हैं, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा हो गए तो आप प्लान बी ज़रूर अपना आइडेंटिफाई कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जब भी आपको डिप्रेशन आए, ऐसा लगे कि मैं शायद इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बना हूँ, तो आप एकदम से बिल्कुल डिप्रेशन में ना जाएं। क्योंकि आपके पास जब अगर प्लान बी होगा तो आपको हमेशा एक सपोर्ट रहेगा कि नहीं ठीक है, अगर ये नहीं भी हुआ, सिविल सर्विसेज नहीं हुआ,
तो भी मेरे पास लाइफ में एक ऐसा ऑप्शन ज़रूर है जिसके सहारे मैं अपनी जीवन में एटलीस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो रहेगी मेरे पास। फिर एक और मैं ये कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज पास करना आपका मेन लाइफ का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, जैसे आपका लक्ष्य अगर ऐसा है कि आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य ये है, तो एक सिविल सर्विस एक पाथ हो सकता है जिस पाथ के थ्रू आप ये लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर आपका लक्ष्य इतना बड़ा है तो अगर कल को आप सिविल सर्विस पास नहीं भी कर पाए तो ये पाथ जो है उसके अलावा भी और पाथ होते हैं। जैसे कि आप एनजीओ खोल सकते हैं, आप जो भी आपका व्यापार कर रहे हैं उसके अलावा चैरिटी करके थोड़ा बहुत जो भी आपकी मदद हो सकती है वो आप लोग कर सकते हैं। तो उसमें जब आप रात को सोएंगे या लाइफ में कभी भी सोचेंगे तो आपको ये हमेशा लगेगा कि मैं ना वो जो पाथ सोचा था वो उसके थ्रू मैं इस लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाया, लेकिन मैंने इस लक्ष्य की प्राप्ति करने की पूरी कोशिश की अलग अलग पाथ से। तो फिर आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन रहेगा। अदरवाइज अगर आपकी एम लाइफ का सोल एम केवल यूपीएससी क्लियर करना है, आप अपनी लाइफ के हर सपने को केवल यूपीएससी के थ्रू ही देखते हैं कि मैं जिम तब जाऊंगा जब मैं यूपीएससी पास कर लूँगा, मैं शादी तब करूँगा जब मैं यूपीएससी पास कर लूँगा, मैं खुश तब रहूँगा तब मैं यूपीएससी पास कर लूँगा। तो अगर आपका खुदा ना खास्ता अगर कभी सिविल सर्विस क्लियर नहीं होता है तो अपनी लाइफ को आप फिर सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस आदमी का कोई सपना नहीं रहता उस आदमी को एक जिंदा लाश की तरह वो आदमी एक हो जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि बैलेंस लाइफ जीजिए और प्लान भी रखिए अगर आप 3-4 साल प्रिपरेशन में हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, और लाइफ में हमेशा खुश रहिए। अपने आप को केवल सिविल सर्विसेज के बेसिस पर जज मत कीजिए, बिकॉज आई ऑल्सो नो मैनी पीपल जो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा होशियार है। जब उनसे बात करता हूँ तो पता चलता है। तो हो सकता है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो सकता है कि आपकी लाइफ में सोचने का तरीका, काम करने का तरीका ऐसा हो जो सिविल सर्विसेज की तरह मतलब उसमें फिट ना बैठता हो, लेकिन और चीज़ों में बहुत अच्छा फिट बैठता है। तो आप किसी और चीज़ के लिए बने हो सकते हो। तो एक चीज़ से केवल अपने आप को जज मत करो, एक फेलियर से अपने आप को जज मत करो। लाइफ बहुत बड़ी है और लाइफ इज़ अबाउट एक्सपीरियंसेस। इसमें हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं जो हमेशा चलते ही रहेंगे। तो यही मेरा एस्पिरेंट से कहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वराज आईएएस आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है धन्यवाद। आगे के एंडेवर्स में।